स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अपने प्रीवियस लेक्चर के फिजिक्स में गाइस आप लोगों ने कवर अप कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सपोज मेरे पास सर्किट है और गाइस सर्किट के अंदर अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होता था, जिसको गाइस अपन लिखते थे बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जैसे मान लो गाइस कि इस तरह से आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऑलराइट, और गाइस सपोज ये आपका कोई कॉइल है, तो इस तरह से अपन बनाते थे एरिया वेक्टर। ये आपका रहा मैग्नेटिक फील्ड, और गाइस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है इसको गाइस अपन ने थीटा नाम दिया था। ठीक है, तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग अ एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग एन एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर अपन ने कहा था गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अगर किसी सर्किट के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो आपकी क्वांटिटी है फ्लक्स, गाइस अगर ये चेंज हो रहा है तो उस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट आता है। ठीक है, और फिर अपन ने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक लॉ पढ़ा था, दैट इज लेंज लॉ। ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर गाइस बेस्ड होता है। तो हमने पढ़ा था कि लेंज लॉ के अंदर ये चेंज इन फ्लक्स का गाइस अपोज करेगा, जिसकी वजह से उसमें इंड्यूस करंट आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट जो था गाइस ये हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया था लास्ट क्लास के अंदर। अब गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो एक एप्लीकेशन जुड़ी हुई है वो है गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके गाइस, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक मोटर पहले पढ़ा था इससे। तो इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गाइस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर गाइस देखो क्या होगा, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो है गाइस वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, और जब वो रोटेट करेगी गाइस तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, और अगर उसका फ्लक्स चेंज होगा तो गाइस उसके अंदर आएगा इंड्यूस्ड करंट। तो इस पूरा फिनोमेना को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो गाइस इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस इसका प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यहां पर जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना। यानी कि अगर कोई कॉइल है गाइस जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, तो ये हमारा फिनोमेना हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इसके प्रिंसिपल के अंदर गाइस यूज हो रहा है। इज दैट ओके? तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक जनरेटर की डेफिनेशन, और गाइस ये हमारा हुआ प्रिंसिपल। अब गाइस इलेक्ट्रिक जनरेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है गाइस डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर, यहां पर एसी का मतलब होता है गाइस, यहां पर एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि ऐसा करंट जो एक फिक्स टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को या अपनी पोलैरिटी को चेंज करे। तो गाइस इस टाइप के करंट को अपन कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी अपन इसको और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर गाइस अभी अपन देख रहे हैं सबसे पहला, दैट इज एसी जनरेटर। ठीक है, तो गाइस देखो एसी जनरेटर का ये रहा एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम। अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन पे गौर करो गाइस, तो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है,
ABCD, ठीक है, जो दो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखी हुई है। उसके बाद गाइस ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है ये कनेक्टेड है दो रिंग से, R1 एंड R2। ऑलराइट, ये रिंग्स जो है गाइस ये कनेक्टेड है कंडक्टिंग ब्रशेस से। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कंडक्टिंग ब्रशेस B1 एंड B2। ओके, तो ये कंडक्टिंग ब्रशेस जो हैं ये गाइस कनेक्टेड है जाकर के सीधा गैल्वेनोमीटर से, जो आपको करंट का गाइस डिफ्लेक्शन बताएगा, करंट का फ्लो बताएगा कि करंट की डायरेक्शन जो है गाइस वो किस तरफ है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हुआ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है गाइस, यहां पर दो रिंग्स कनेक्टेड है और ये रिंग्स कंडक्टिंग ब्रशेस से कनेक्टेड है और फिर ब्रशेस के दोनों एंड गाइस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। इज दैट ओके? तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हुआ। ऑलराइट, अब गाइस अगर अपन इसमें वर्किंग देखें इसकी, तो वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर, तो गाइस देखो वर्किंग ऐसी है कि ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैकेनिकली गाइस रोटेट करवाते हैं। या तो हम रोटेट करवा सकते हैं इसको, या फिर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो गाइस कि ये जो है ABCD आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो अगर आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो तो वो इस तरफ होगी, नॉर्थ टू साउथ। ओके, इसके बाद अगर आप केवल AB पार्ट पे फोकस करो गाइस, तो AB पार्ट का जो रोटेशन होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो हमने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ा है। तो गाइस फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर अपन हमारे तीनों फिंगर्स को गाइस स्ट्रेच करें, जहां पर थंब होता है कि इसका मोशन किसके अलोंग है, फिर अपन ने उसके बाद देखा कि जो फोर फिंगर होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो गाइस जो मिडिल फिंगर होगी ये आपको इंड्यूस्ड करंट की गाइस डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो अगर अपन AB पार्ट के ऊपर गाइस फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अप्लाई करें, तो आप देखोगे AB पार्ट में गाइस जो करंट आएगा वो आएगा A से B के अलोंग, जो कि इसके अंदर डिफाइंड है इस तरीके से। ठीक है, तो AB पार्ट के अलोंग गाइस करंट आएगा इसके अंदर, सो A से लेकर B। उसके बाद गाइस अगर आप CD पार्ट पे फोकस करो, तो गाइस CD पार्ट पे अगर आप देखो तो CD पार्ट का जो मोशन हो रहा है वो ऐसे डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो आपका कॉइल है ना, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है गाइस इसके अंदर। ठीक है, तो CD पार्ट पे अगर आप फोकस करोगे तो और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे गाइस, तो आप इसमें देखोगे कि इसमें जो करंट आ रहा है वो आ रहा है C से D के अलोंग। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हाफ रोटेशन में, यानी कि हाफ रोटेशन में जो करंट फ्लो कर रहा है गाइस, उसका फ्लो कुछ ऐसा है, A से B, फिर B से C और फिर C से D। ठीक है, तो अगर अपन देखो वर्किंग को एक बार अपन रीड करें, तो अगर आप देखो सपोज कॉइल ABCD जो है गाइस वो रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज मैनर के अंदर, तो अगर अपन फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल गाइस इसमें अप्लाई करेंगे तो हमको इंड्यूस करंट जो मिलेगा वो मिलेगा AB के और CD के अलोंग। तो करंट का फ्लो हो जाएगा गाइस ABCD। ऑलराइट, अब गाइस जैसे ही हाफ रोटेशन होगा CD जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो AB है वो राइट साइड में चले जाएगा। तो अब CD जो है, ठीक है, CD में फिर से अपवर्ड मोशन होगा और AB में गाइस डाउनवर्ड मोशन होगा। तो CD में करंट जो है अब वो किस तरह मूव करेगा, CD के अंदर गाइस अब जो करंट है वो D से C के अलोंग मूव करेगा, फिर C से B के अलोंग मूव करेगा और फिर गाइस B से A के अलोंग मूव करेगा। तो इसमें जो गाइस करंट का फ्लो रहेगा वो रहेगा DCBA। ठीक है,
आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे इसके अंदर कि जो रोटेशन हो रहा है वो सीडी का ऐसे अपवर्ड है, तो आपका थंब अपवर्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आपकी 4 फिंगर होनी चाहिए। और अगर आप अपने राइट हैंड थंब रूल में मिडिल फिंगर को गौर करोगे गाइस, तो मिडिल फिंगर जो आएगी वो डी से सी के अलोंग आएगी। तो अगर आप देखो आफ्टर हाफ रोटेशन गाइस, जो करंट की डायरेक्शन है वो हो गई है चेंज, और किस तरफ हो गई है गाइस, ये हो गई है आपकी डी सी बी ए। ऑलराइट, तो इसका मतलब आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन गाइस करंट की डायरेक्शन जो हो रही है वो हो रही है चेंज। सो दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ द करंट इन द रिस्पेक्टिव आर्म्स चेंजेस। और गाइस इस टाइप के करंट को अपन कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सच अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गाइस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई करंट अपनी पोलैरिटी को गाइस रिवर्स कर रहा है, जैसे कि एसी जनरेटर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो गाइस इस टाइप के करंट को अपन कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप इसका कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग जो है वो आप सबको क्लियर हो गई होगी गाइस। इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी गाइस देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के गाइस चेंज होने की वजह से। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर फिनिश हुआ, वर्किंग ऑफ एंड एसी जनरेटर। गाइस अभी भी अगर आपको कोई डाउट आता है इसके अंदर, आप आराम से अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझसे अपने डाउट्स को है डिस्कस कर लेना गाइस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा डीसी जनरेटर। गाइस डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब ये है कि ऐसा करंट जो टाइम के साथ रहता है कांस्टेंट, ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है डीसी की, विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विथ टाइम। ऑलराइट, तो गाइस डीसी जनरेटर के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर हम यहाँ पर जो यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एक स्प्लिट रिंग का कम्यूटेटर। ठीक है, अगर आप डायग्राम पे फोकस करो तो वहां पर क्या थी, वहां पर रिंग्स थी R1 और R2 इस तरीके से। तो यहां पर रिंग को हटा करके अपन यहां पे लगा देते हैं गाइस स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, यहां पर गाइस ये जो रिंग होती है, इस रिंग्स को अपन कहते हैं गाइस स्लिप रिंग। ठीक है, तो यहां पर डीसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग को हटा करके गाइस अपन स्प्लिट रिंग को लगा देते हैं। तो स्प्लिट रिंग जो है वो ऐसा करेगी कि करंट की पोलैरिटी को चेंज नहीं होने देगी, जिसकी वजह से करंट जो है गाइस वो कांस्टेंट रहेगा, और इस टाइप के करंट को अपन कहेंगे डीसी। और ये जो जनरेटर है गाइस, इसको अपन कहेंगे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर। इज दैट ओके? तो इसलिए इसको अपन कहते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट इसके अंदर गाइस होता है प्रोड्यूस्ड। तो आई होप एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एसी जनरेटर के अंदर अपन स्लिप रिंग यूज करते हैं, जो करंट की पोलैरिटी को आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, करंट की पोलैरिटी को आफ्टर हाफ रोटेशन चेंज हो जाता है। तो वो था आपका एसी जनरेटर। और गाइस डीसी जनरेटर के अंदर अपन स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। तो स्प्लिट रिंग जो है वो आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देता, जिसकी वजह से करंट एक यूनि डायरेक्शन रहता है इसके अंदर। तो अपन कहते हैं कि यहां पर डायरेक्ट करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, और इसको अपन नाम दे देंगे डीसी जनरेटर। तो आई गेस गाइस आप सबको इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स पेंडिंग रह जाते हैं इस केस में, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर गाइस डेफिनेटली अपने डाउट्स को पोस्ट कर देना। ऑलराइट, अब आते हैं गाइस हम हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर के, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। गाइस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये है कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है,
हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है, ओके, उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से हमारे घरों में पावर सप्लाई जो है वो आती है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें, इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई, ठीक है, तो इधर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स या फिर अंडरग्राउंड केबल्स। गाइस हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है, अपन सब जानते हैं कि हमारे घरों के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ होता है जिसके थ्रू हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है। वो कनेक्ट होती है, जो पोल है, पोल से वायर्स कनेक्ट होते हैं हमारे मीटर के ऊपर, जो घर के बाहर लगा होता है मीटर, और फिर वहां से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है हमारे घरों में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है गाइस, ओके, ये बेसिकली 3 वायर्स के थ्रू आती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ऑलराइट, तो इसके बारे में अभी अपन देखेंगे कि ये तीनों का क्या इंडिविजुअल फंक्शन है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे बात करें गाइस, तो हमारे इंडिया में जो घरों में पावर सप्लाई आती है गाइस, वो एक तो आती है एसी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे घरों में गाइस जो पावर सप्लाई आती है, हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है गाइस, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में आता है, ठीक है। और उस जो सप्लाई है उसका वोल्टेज है 220 वोल्टेज, और गाइस 50 हर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी पर आता है, ठीक है। तो अगर आप गौर करो गाइस, तो एसी जो होता है, देखो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये होता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो हमारे इंडिया में गाइस 50 साइकिल्स पर सेकंड हमें मिलती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी है गाइस 50 हर्ट्ज। यानी कि गाइस करंट की जो डायरेक्शन है वो 1 सेकंड में 100 टाइम्स चेंज हो रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन 100 टाइम्स गाइस चेंज हो रही है इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया में जो पावर सप्लाई आती है हमारे घरों में, वो 220 वोल्ट आती है, और गाइस 50 हर्ट्ज का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें मिलता है, ठीक है। तो गाइस ऑल्टरनेटिंग करंट अपन ने देख लिया था ऑलरेडी। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो टाइम के साथ, यानी ऐसा वोल्टेज भी अपन कह सकते हैं, ऐसा वोल्टेज जो गाइस टाइम के साथ वेरी करता रहता है, ठीक है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर करंट की डायरेक्शन उसमें चेंज होती रहती है। तो इसको अपन कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो गाइस ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बना हुआ होता है, और इसको अपन कहते हैं गाइस साइन फंक्शन, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये साइन फंक्शन क्या होता है ये आप अभी आगे जाकर के डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर। अभी आप केवल इतना ध्यान रख लो कि पीरियोडिकली जो वोल्टेज है वो इसके अंदर गाइस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसके बाद अगर अपन गाइस डीसी करंट की बात करें, देखो तो डीसी में आपको मैंने बताया था कि डीसी के अंदर जो करंट होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो अगर अपन गाइस डीसी करंट को ड्रॉ करें तो देखो डीसी जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये करंट रहा, ये टाइम रहा। तो करंट के साथ, सॉरी टाइम के साथ जो करंट है वो इस तरह से कांस्टेंट रहता है गाइस, ठीक है। तो ये डीसी हुआ और गाइस ये आपका एसी हुआ इस तरीके से। इसके बाद गाइस अगर अपन डीसी और एसी में एक डिफरेंस देखें, अगर आप डीसी और एसी में गाइस डिफरेंस देखो तो एसी के अंदर करंट की पोलैरिटी चेंज होती रहती है, डीसी में करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। एसी हमें मिलता है थ्रू एसी जनरेटर, डीसी हमें मिलता है गाइस थ्रू डीसी जनरेटर, या फिर कोई बैटरी से, सेल से हमें डीसी करंट मिल जाता है, ऑलराइट। इसके बाद अगर आप देखो गाइस ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है, लेकिन गाइस डीसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहां पर होती है गाइस 0। और लास्ट पॉइंट ये है कि हम एसी को गाइस
लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि एसी को ट्रांसमिट अगर अपन करेंगे तो हीट लॉसेस हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपन गाइस डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करेंगे तो अपन हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर एक वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा गाइस तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें लॉस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखो लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो गाइस एसी को अपन लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, बल्कि डीसी को अपन लॉन्ग डिस्टेंस तक गाइस ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। इज दैट ओके? तो गाइस एसी और डीसी में आई होप आप सबको डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है गाइस वो 3 वायर्स के थ्रू आती है। सबसे पहला लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ठीक है, तो गाइस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये जो 2 वायर होते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इन दोनों वायर्स के बीच में होता है 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर के बीच में होता है गाइस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, द लाइव वायर इज एट 220 वोल्ट्स। तो लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में गाइस इन दोनों वायर्स के बीच में होता है 220 वोल्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो न्यूट्रल वायर जो होता है इसको अपन अज्यूम करते हैं कि ये 0 पोटेंशियल पर है, लाइव वायर पे 220 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइव और न्यूट्रल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ तो आप बोलेंगे 220 वोल्ट्स। ठीक है, तो करंट जो है वो लाइव वायर के थ्रू एंटर करता है और रिटर्न करता है गाइस न्यूट्रल वायर के थ्रू। ऑलराइट, अब कन्वेंशन के हिसाब से गाइस हमने इसमें कलर्स को भी डिफाइन कर रखा है। तो अगर आप देखो रेड कलर जो है वो है फॉर लाइव वायर, ब्लैक इज फॉर न्यूट्रल एंड ग्रीन इज फॉर अर्थ। तो हमारे घरों में अगर रेड कलर का वायर है गाइस तो वो लाइव वायर है, ब्लैक जो है वो न्यूट्रल वायर है, और अगर ग्रीन कलर का वायर है गाइस, ठीक है, तो वो है अर्थ वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना गाइस। ठीक है, तो अगर आप देखो इन द प्लग ऑफ अ हीटर और अ टोस्टर you will find wires of these colors connected to a terminals of the pins L, N, E. L मतलब live, N मतलब neutral और E मतलब guys earth wire. Is that okay? ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखने गाइस अपन को। इसके अंदर स्विचेस जो होते हैं हमारे, स्विचेस आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, ताकि वहां से उनको एग्जैक्ट 220 वोल्ट गाइस मिल सके। ठीक है, अब हमारे जो स्विचेस होते हैं गाइस उसके अंदर भी अलग अलग रेटिंग्स होती है। ठीक है, अगर आप देखो एक होता है 5 एम्पियर का और एक होता है गाइस 15 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर के गाइस जो सर्किट होते हैं, 5 एम्पियर वाले जो करंट रेटिंग वाले जो होते हैं डिवाइसेस, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, तो इसके लिए अपन बड़े नॉर्मल स्विचेस यूज करते हैं। लेकिन जो गाइस 15 एम्पियर वाले करंट रेटिंग वाले डिवाइसेस होते हैं, जैसे टोस्टर हो गया आपका, है ना, आपका गीजर हो गया, आपका एसी हो गया, ठीक है, तो इसके लिए अपन थिकर वायर्स का गाइस यूज करते हैं। और अगर आप गौर करो तो जो स्विचेस होते हैं वो भी थोड़े से अलग होते हैं, है ना। वो स्विचेस ऐसे होते हैं जो इतना अमाउंट ऑफ करंट टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप गौर करो गाइस, जैसे एसी जो है और या फिर गीजर है, अगर आप इसको नॉर्मल स्विचेस में लगा दोगे गाइस तो वो स्विच उड़ जाएगा, क्योंकि स्विच की कैपेसिटी ही नहीं है इतने करंट को झेलने की। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। हमारे घरों में 2 टाइप के स्विचेस होते हैं गाइस, 5 एम्पियर वाले और 15 एम्पियर वाले। 15 एम्पियर वाले में हाई पावर के डिवाइसेस अपन कनेक्ट कर सकते हैं, 5 एम्पियर वाले में गाइस अपन लो पावर के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो गाइस डोमेस्टिक वायरिंग। तो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, ओके, वो कुछ गाइस इस तरह से होती है। हमारे घर के बाहर लगा हुआ होता है जस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, जहां पे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आ रहा होता है 220 वोल्ट को लेकर के। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है गाइस ये पास करता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को सीधा हमारे घर के बाहर लगे हुए मीटर के ऊपर। ठीक है,
फिर ये जो मीटर है ये पास करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो हमारे जस्ट घर पे एंटर होते ही अपन लगा देते हैं ज़्यादातर केस में। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है गाइस, वहाँ से ये 220 वोल्ट डिफरेंट रूम्स में गाइस सप्लाई होता है। अगर आप कभी गौर करना अपने घर पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा गाइस, वहाँ पे हर एक रूम का इंडिविजुअल एमसीज लगी हुई होती है। आप देखना एमसीबीज लगी हुई होती है वहाँ पर हर डिफरेंट रूम्स की। तो डिफरेंट रूम्स में गाइस जो 220 वोल्ट है वो सप्लाई हो रहा होता है, और ये सारे का सारा पैरेलल कनेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन के अंदर ही हमें इक्वल वोल्टेज गाइस मिलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो देखो, द इलेक्ट्रिक वायर्स एंटरिंग द हाउस गो थ्रू अ मीटर बोर्ड, ठीक है, हेंस द लाइव वायर गोज थ्रू अ मेन फ्यूज एंड अ मीटर दैट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड, जिसकी वजह से गाइस इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा बनता है, ठीक है। उसके बाद गाइस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये लाइव वायर जो है इट इज कनेक्टेड टू अ नंबर ऑफ वायर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सप्लाई टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द हाउस। तो डिफरेंट जो सेक्शन है हमारे घरों के, वहाँ पर गाइस ये जो वोल्टेज है इसको अपन सप्लाई करते हैं, ठीक है। हर एक के साथ कनेक्ट होता है फ्यूज वायर भी, ठीक है, ताकि अगर मान लो गलती से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आ जाए गाइस, तो ये फ्यूज जो है ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है, और हमारा जो अप्लायंसेस है गाइस वो इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो गाइस ये था हमारा डोमेस्टिक वायरिंग। आप इस थ्योरी पार्ट को आई होप रीड कर लेना, तो आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपको इसके अंदर बस केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम है ये क्या है, डायग्राम में हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है उनके बीच में गाइस कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस दो तरह की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, एक होती है शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और दूसरा होता है गाइस ओवरलोडिंग। तो अगर अपन पहली प्रॉब्लम को देखें गाइस, ओवरलोडिंग को, ठीक है, तो अगर आप देखो जैसे मान लो कि आपके रूम में एक स्विच बोर्ड है गाइस। अब एक स्विच बोर्ड की मान लो कि एक कैपेसिटी है कुछ 10 एम्पियर की। अब आपने उस स्विच बोर्ड में बहुत सारे डिवाइसेस गाइस एक साथ कनेक्ट कर दिए, आपका कंप्यूटर से लेकर आपका एसी, आपका टोस्टर, गीजर। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो करंट है ये 10 एम्पियर से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, और 10 एम्पियर से अगर गाइस ये एक्सीड कर जाएगा तो इस केस को अपन कहते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अगर आप देखो इसके अंदर, इफ द टोटल करंट ड्रॉन थ्रू अ वायर बाय द अप्लायंस कनेक्टेड टू इट्स exceeds the safety limit for that wire, it gets overheated. So ये किसकी वजह से होता है गाइस? ये होता है ड्यू टू ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा जो हमारा स्विच बोर्ड है वो कई बार वर्क नहीं करता है, ऐसे उड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंसेस अगर उसमें एक साथ वर्क करेंगे गाइस तो वो सब करंट ड्रॉ करेंगे। इसकी वजह से जो स्विच बोर्ड है उसमें अगर करंट उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लो कर गया तो ऐसे केस में ये कंडीशन आ जाएगी हमारी ओवरलोडिंग की, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये ओवरहीटेड हो जाएगा। और ओवरलोडिंग जो है गाइस देखो एक और तरीके से हो सकता है, ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। तो गाइस अगर एकदम से सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो इसकी वजह से भी गाइस ओवरलोडिंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक स्विच बोर्ड जिसकी कैपेसिटी कुछ x एम्पियर है, अगर उसमें करंट I आ रहा है और अगर I x से ज्यादा है तो गाइस इस कंडीशन को अपन कहेंगे ओवरलोडिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा शॉर्ट सर्किट। ओके गाइस, अपन जानते हैं कि कोई भी डिवाइस जो होता है उसमें अगर वोल्टेज आ रही है तो वो आ रही है लाइव वायर और गाइस न्यूट्रल वायर के थ्रू। अब गाइस कभी ऐसा हो जाए, एक्सीडेंटली कभी ऐसा हो जाए कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एकदम से कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर हैव कम इन कांटेक्ट एक्सीडेंटली,
एकदम से अगर ये दोनों वायर्स गाइस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं तो ऐसे केस में गाइस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा इस केस में, ठीक है। अ वेरी लार्ज करंट पासेस थ्रू द सर्किट, क्योंकि गाइस ऐसा हुआ इन दोनों के कांटेक्ट में आ जाने से रेजिस्टेंस जो है इनके बीच का वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। रेजिस्टेंस जो है गाइस वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, क्योंकि दोनों के कांटेक्ट में आ जाने से V जीरो हो गया तो R जीरो हो जाएगा गाइस इस केस में। तो करंट जो है वो ऑलमोस्ट इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इस केस में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा और करंट के ज्यादा फ्लो करने से गाइस हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से विच में इवन कॉज अ फायर। गाइस कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको ध्यान है, गुजरात के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां पर उसका जो जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से गाइस आग लग गई थी, जिसमें काफी स्टूडेंट्स जो थे उनको छतों से नीचे कूदना पड़ा था। जहां पर वो फ्लोर था वो फ्लोर से उनको डायरेक्ट नीचे जंप करना पड़ा था, ठीक है। तो अगर आप गौर करो तो शॉर्ट सर्किटिंग जो है उसकी वजह से कई जगहों पर गाइस फायर लग जाती है। तो फायर होने का मेन कारण क्या है? करंट इतना ज्यादा फ्लो करता है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट की वजह से गाइस इट कैन ऑल्सो कॉज अ फायर, ठीक है। तो अगर हमारे वायर्स में गाइस इंसुलेशन की कमी है, ठीक है, इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो भी हमें शॉर्ट सर्किटिंग देखने को मिल सकती है। इज दैट ओके? तो गाइस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स जो है वो दो तरह की होती है। एक होता है गाइस ओवरलोडिंग और दूसरा होता है गाइस शॉर्ट सर्किट। तो ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट के अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर गाइस एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। ऑलराइट, अब गाइस देखो, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस का गाइस यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सेफ्टी डिवाइस होता है फ्यूज, जिसको अपन सर्किट ब्रेकर की तरह कहते हैं। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट एकदम से फ्लो कर गया गाइस, तो हम डिवाइस के पहले अप्लाई करके रखते हैं फ्यूज। तो जैसे ही उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा गाइस, ठीक है, तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। तो जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा वो हीटअप होगा, हीटअप होने की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा और गाइस सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो अप्लायंसेस हैं वो सेफ रहेंगे। तो पहला सेफ्टी डिवाइस जो है वो है गाइस फ्यूज। ऑलराइट, सेकंड जो गाइस सेफ्टी डिवाइस या सेफ्टी मेजरमेंट होता है वो होता है अर्थिंग करना, ठीक है गाइस। अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ हाई पावर रेटिंग्स जैसे हीटर्स, आयरन्स, ओके, इसके अंदर क्या होता है, एक टर्मिनल होता है फॉर कनेक्टिंग द अर्थ वायर। क्योंकि गाइस ये जो हाई पावर के अप्लायंसेस होते हैं इनमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इसमें अर्थिंग होना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो ये अप्लायंसेस हीटअप हो सकते हैं, सर्किट को पूरा डैमेज कर सकते हैं हमारे, ठीक है। तो जो अर्थ वायर होता है गाइस, आप सबने देखा होगा, आपके घरों में भी कनेक्टेड होगा डेफिनेटली, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर होता है, मेटल बॉडी का होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये सीधा जाकर के अर्थ में कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? ताकि हमें एकदम से शॉक ना लगे। अगर मान लो बाय चांस गाइस कोई फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट का मतलब ये है कि अगर मान लो कहीं से एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ जाए, तो ये जो अर्थ वायर है गाइस, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को अर्थ में ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से हमें एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इज दैट ओके? ठीक है। तो अगर पर्सन एक्सीडेंटली टच कर ले किसी मेटल बॉडी को, ठीक है, जैसे कोई भी मेटल बॉडी है गाइस, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इफ द पर्सन एक्सीडेंटली टचेस द मेटालिक बॉडी ऑफ द आयरन, ही और शी विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन अगर हमने प्रॉपर अर्थिंग कर रखी है गाइस, तो वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है वो सारा का सारा चले जाएगा अर्थ के अंदर, और इसकी वजह से अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है, जिसकी वजह से गाइस हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंशन मिल सकता है। तो गाइस दो सेफ्टी डिवाइसेस अपन को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज और दूसरा जो हो जाएगा मेजरमेंट, वो हो जाएगा गाइस सेफ्टी मेजरमेंट के तौर पर अर्थ वायर।
ऑलराइट, तो गाइस ये दोनों टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश होते हैं कि दोनों सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस से रिमूव्ड हो चुके हैं। तो आपको इसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको जस्ट केवल एक थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायरिंग क्या होती है और गाइस इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो क्या होता है। ऑलराइट, तो आई होप ये टॉपिक आप सबको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी गाइस अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप आराम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, या फिर गाइस मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियरेंस कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।